अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। बीसवीं शताब्दी के 90 के दशक से 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक वैश्वीकरण सबसे प्रमुख विचार रहा है, जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है बल्कि देशों की आंतरिक नीतियां भी प्रभावित करता है। ये विचार अब केवल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक के साथ नहीं है, लेकिन इसे केवल कुलता में समझा जा सकता है। इसके प्रभावों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समझाया गया है। इस विचार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ज्यादातर राष्ट्रों की संप्रभुता के विचार को भी प्रभावित किया है। बढ़ते आर्थिक एकीकरण के कारण राष्ट्रों की सीमाओं और प्रभाव के उनके क्षेत्र में भारी गिरावट आई है और दूसरी तरफ नए विचार वैश्वीकरण के संदर्भ में उभरे हैं। इस अध्याय में जिसे समझाया गया है। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, जबकि वैश्वीकृत विश्व लक्ष्य और जो होना है हासिल। मूल रूप से यह एक आर्थिक अवधारणा है, लेकिन इसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आयाम। वैश्वीकरण क्या है? इसके प्रमुख तत्व क्या हैं? इसके लिए वैश्वीकरण की कोई सार्वभौमिक और निश्चित परिभाषा नहीं है। वैश्वीकरण का मतलब हो सकता है भौगोलिक सीमाओं का अभाव और भौगोलिक दूरियों का अंत। हर राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर जाकर अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंध स्थापित करता है। वैश्वीकरण एक है प्रक्रिया जहां से बाहर आने के लिए घरेलू बाजार में काम कर रहे बाजार की ताकतें, राष्ट्रीय सीमाएं और उनके तंत्र का प्रदर्शन। इस प्रक्रिया में पूंजीपति किसी भी देश अपने विस्तार के लिए सस्ते श्रम और सस्ते कच्चे माल की तलाश में है। वर्तमान युग में वैश्वीकरण केवल आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से ही नहीं हो रहा है, लेकिन ये सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य के माध्यम से भी बढ़ रहा है। वजह से वैश्वीकरण राष्ट्रों के बीच दूरियां कम होती जा रही हैं और की अवधारणा विश्व बाजार आकार ले रहा है। इसने किसके द्वारा ग्लोबल विलेज की अवधारणा पेश की है? पूरे राष्ट्रों को एकजुट करना। वैश्वीकरण की इस व्यवस्था में एक आदर्श की नवउदारवादी व्यवस्था पूंजीवाद को प्रोत्साहन और सुरक्षा मिलती है। वैश्वीकरण की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में कई मतभेद हैं। ज्यादातर विद्वानों का मत है कि वैश्वीकरण का परिणाम 20वीं सदी से है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि 20वीं सदी में वैश्वीकरण का उदय अचानक नहीं हुआ। सदी अलादीन के चिराग की तरह है, लेकिन यह प्राचीन काल से अस्तित्व में है और यह समय की अवधि में विकसित हुआ। इतिहासकार, ऋषि और महात्मा और राजा हुआ करते थे, तब धन, शक्ति की खोज में, वैकल्पिक मार्गों की तलाश में दूर दूर तक यात्रा करते थे और ज्ञान। उदाहरण के लिए रेशम मार्ग, जो चीन से यूरोप तक फैला था, दुनिया के एक बड़े हिस्से से जुड़ा हुआ था और आर्थिक रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा था। ये वैश्वीकरण के प्रारंभिक चरण के रूप में माना जा सकता है। मध्ययुगीन काल में भी चंगेज खान और तैमूर लोगों के साम्राज्यों ने जोड़ा दुनिया का एक बड़ा हिस्सा, जिसे आधुनिक का अविकसित रूप माना जा सकता है। वैश्वीकरण, लेकिन वास्तविक वैश्वीकरण की शुरुआत का पता के विस्तार से लगाया जा सकता है। आधुनिक काल में यूरोप और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार संबंध, विशेष रूप से बाद में औद्योगिक क्रांति 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज ने इसे बदल दिया। पूरी घटना बाद में 18वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों ने कारखानों की स्थापना की, अफ्रीकी महाद्वीप पर अपने व्यापार का विस्तार, एशिया में उपनिवेशिक शासन की स्थापना, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बने। 19वीं सदी का वैश्वीकरण मुख्य रूप से औद्योगिकरण की प्रक्रियाओं से संबंधित था। इससे कई घर वस्तुओं का उत्पादन सस्ती कीमतों पर किया जाता था और इन वस्तुओं की मांग हमेशा बनी रहती थी। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण बनाए रखा व्यापार की इच्छा विस्तार के रूप में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फैली महान शक्तियों का नियंत्रण साम्राज्यवाद के और इसमें बाद के वर्षों में कई समस्याओं का कारण बना। कुछ विद्वान के हैं ये राय कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले वैश्वीकरण का नेतृत्व ब्रिटेन और विश्व के बाद हुआ था। द्वितीय युद्ध इसका नेतृत्व अमेरिका ने किया था। 20वीं शताब्दी के मध्य में जिस वैश्वीकरण की बात की जाती है
वह है यूरोप और अमेरिका में स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार और विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी विकास। नए के विकास से संबंधित था वैश्विक स्तर पर ज्ञान और उत्पाद। इस पर की गई अधिकांश वैज्ञानिक खोजें समय पश्चिमी देशों से संबंधित था। पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार संभव हुआ मास मीडिया, फिल्मों, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की भूमिका और वैश्वीकरण के प्रसार में मास मीडिया निर्णायक साबित हुआ। विद्वान भी यह राय है कि वैश्वीकरण शब्द 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में यानी 1980 और 1990 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति और के पतन के बाद आम हो गया था। सोवियत संघ। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का वर्तमान स्वरूप लंबे समय से परिणाम है प्रतिस्पर्धा। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर अब तक वैश्वीकरण सबसे विवादास्पद घटना रही है। वर्तमान समय इस विवाद ने विचार, राजनीति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को विभाजित कर दिया है। वैश्वीकरण के समर्थकों और आलोचकों के बीच वैश्वीकरण के सभी आलोचक हैं इस राय के कि 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में के बड़े शासक अभिजात वर्ग दुनिया ने पूंजीवादी वैश्वीकरण का एक नेटवर्क बनाया ताकि उनके लिए विश्व बाजार का प्रसार किया जा सके। व्यक्तिगत रुचियां। ब्रेटन वुड्स संस्थानों का त्रिकोणीय संगम, विकसित पश्चिम और पूर्व के पूंजीवादी देश और बहुराष्ट्रीय निगम एक साथ वैश्विक संरचनाएं बनाई हैं जिनकी रणनीति पर से वैश्वीकरण को लागू करना है। अनिच्छुक दुनिया। वैश्वीकरण के आलोचक बड़े पैमाने पर अनियंत्रित सत्ता का विरोध करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार समझौतों के माध्यम से उस प्राधिकरण को लागू कर रही हैं और कमजोर विनियमित वित्तीय बाजार। इन आलोचकों ने आरोप लगाया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां श्रम सुरक्षा का उल्लंघन करती हैं। शर्तों और मानकों, श्रमिकों को काम पर रखने और मुआवजा मानकों, पर्यावरण सुरक्षा मानकों, राष्ट्रीय विधायी प्राधिकरण, स्वतंत्रता और संप्रभुता क्रम में लाभ को अधिकतम करने के लिए वैश्वीकरण के दबाव में पूंजी बाजार की संरचना और आकार विकासशील देशों में पिछले 30 वर्षों में परिवर्तन हुआ है। इस पर जोर है। पूंजी बाजार का नियंत्रण मुक्त करना संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा समर्थित इस समय के दौरान कई विकासशील देशों ने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू किए और नियंत्रण मुक्त किया। विदेशी मुद्रा विनिमय दर। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को भी सुगम बनाया ताकि घरेलू बाजार को अंतर्राष्ट्रीय राजधानियों से जोड़ा जा सके। बहुत अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों ने भी पूंजी बाजार खोलने पर जोर दिया। विकासशील देशों की वित्तीय सेवाओं पर विश्व व्यापार संगठन समझौता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह पूंजीवादी वैश्वीकरण के खिलाफ संघर्ष हर तरफ 2 स्तरों पर छेड़ा जा रहा है। दुनिया जहां जमीनी स्तर पर लामबंदी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हाथ प्रत्यक्ष कार्यों और नागरिक के सार्वजनिक अभियानों को विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। विश्व स्तर पर अवज्ञा। कुछ प्रमुख जमीनी स्तर के संगठन इस प्रकार हैं। अनुसरण करता है। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन, दक्षिण में भूमिहीन जनवरी आंदोलन, अफ्रीका आदि। वैश्विक स्तर पर पीपल्स ग्लोबल एक्शन नेटवर्क और विश्व द्वारा सामाजिक मंच। वैश्वीकरण के खिलाफ सक्रिय विभिन्न ताकतों को बड़े पैमाने पर विरोध में लाया जाता है और सामूहिक सभाएं जो एकजुटता दिखाती हैं। इंटरनेट और न्यू मीडिया भी है प्रमुख वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का माध्यम। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट, ऑल्टर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, एंटी कॉर्पोरेट वैश्वीकरण आंदोलन। वैश्वीकरण विरोधी संघर्षों को एक स्थायी मंच प्रदान करने का श्रेय जाता है विश्व सामाजिक मंच के लिए। 2001 में ओडेर ग्रेज, चिको वाइटेकर और बर्नार्ड कैसिन के खिलाफ एक काउंटर मंच बनाने के उद्देश्य से कल्पना की गई। विश्व सामाजिक मंच के लिए दावोस में प्रोफेसर वैश्वीकरण विश्व आर्थिक मंच शुरू हुआ। यह द्वारा समर्थित था ब्राजीलियाई वर्कर्स पार्टी और पोर्टो एलेग्रे की नगर परिषद। दुनिया की पहली मुलाकात पोर्टो एलेग्रे में सोशल फोरम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसका नारा था एक और दुनिया है संभव। इसके बाद 2002 और 2003 में इसे फिर से पोर्टो एलेग्रे में आयोजित किया गया। इराक पर अमेरिकी आक्रमण के खिलाफ लामबंदी में प्रमुख भूमिका। 2004 में विश्व सामाजिक एशिया और अफ्रीका की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुंबई में फोरम का आयोजन किया गया था। वह था लगभग 75,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे संसार सामाजिक मंच बन रहा है।
मिलन स्थल जहां नवोदारवाद के खिलाफ लड़ रही ताकतें वैश्वीकरण इकट्ठा होता है, अनुभव साझा करता है और एक दूसरे के अनुभवों से सीखता है। पर दूसरी ओर जैसे ही वैश्वीकरण के आलोचक आलोचना से परे जाते हैं और अपनी प्रस्तुत करते हैं विकल्पों के सवाल पर विचार, उनके बीच समानताएं समाप्त होगी और मतभेद शुरू हो जाता है। उनकी एक धारा राष्ट्रवादी प्रकार की है, जैसे फ्रांसीसी राष्ट्रवादी सामने। इस धारा के समर्थकों का तर्क है कि राष्ट्र राज्य की संस्था को होना चाहिए वैश्वीकरण के विकल्प में बनाया गया। इनमें से कुछ समूहों को नस्लवादी बनाते भी देखा जाता है और फांसीवादी तर्क। वैश्वीकरण के आलोचकों की दूसरी धारा का कड़ा विरोध है राष्ट्रवाद का समर्थन करने की बजाय दुनिया को राष्ट्रीय सीमाओं में विभाजित करना या संरक्षणवाद। उन्होंने नो बॉर्डर नेटवर्क जैसे संगठन स्थापित किए हैं। इन समूह पूंजीवादी वैश्वीकरण के खिलाफ वैश्विक एकजुटता के ऐसे रूपों के समर्थक हैं जो ऊपर से थोपा जाता है, जो अच्छे लोकतांत्रिक के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रतिनिधित्व, मानवाधिकारों की प्रगति और अच्छे लोक कल्याण, ऐसे कई काम हैं। वैश्वीकरण विरोधी सोच के कारण उभरा जिसने प्रेरणा दी और इस आंदोलन को गति। 9 लोगों पुस्तक में ऐसी ही एक प्रसिद्ध कृतियों में से कनाडाई पत्रकार नाओमी क्लेन जो अपनाई गई उत्पादन रणनीतियों की आलोचना करते हैं, बहुराष्ट्रीय निगमों और लोकप्रिय संस्कृति के आधार पर ब्रांड के नेतृत्व वाले विपणन द्वारा। इस पुस्तक वैश्वीकरण के आलोचकों के घोषणा पत्र की तरह बन गई है। भारत का उल्लेखनीय पर्यावरण नारीवादी वंदना शिवा की कृति बायोपारेसी दर्शाती है कि कैसे स्थानीय लोगों की प्राकृतिक राजधानी लोगों को इसे अपनी व्यावसायिक संपत्ति बनाने के लिए बौद्धिक संपदा के रूपों में परिवर्तित किया जाता है। वैश्वीकरण के युग में मुक्त व्यापार नीतियों को लागू करना और बढ़ती हुई सामाजिक सेवाओं के निजीकरण, विश्वव्यापी पर्यावरण और श्रम ने सुविधा प्रदान की है पूंजीपतियों के लिए धन का संचय। नव उदारवादी वैश्वीकरण उच्चतम स्तर पूंजीवाद का अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर प्रमुख क्षेत्र पर हावी है। पिछले से दशकों से विशेष क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निगमों ने नियंत्रण बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन नव उदारवादी वैश्वीकरण के सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्य निषेधात्मक हैं। इसके प्रमुख वैश्विक रुझान बढ़ रहे हैं असमानता और गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। नव उदारवादी वैश्वीकरण जिसने राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और दुनिया ने इन सभी को इकट्ठा और तेज किया है। इन प्रमुख प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान वैश्विक आर्थिक संकट हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नवोदार वैश्वीकरण की उपेक्षा की गई लोगों के विशाल बहुमत के हित और अस्थिर और संदिग्ध हैं आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों शर्तें। इस संदर्भ में वे उन विकल्पों को शामिल करते हैं जो समर्थकों द्वारा सुझाए गए हैं और वैश्विक स्तर के वैकल्पिक वैश्वीकरण एजेंडा के विचारक। इस संघर्ष में वैश्वीकरण में विशेषाधिकार और प्रभुत्व के आधार पर पूंजीवादी संप्रभुता है, जबकि दूसरी ओर वैकल्पिक वैश्वीकरण का विचार है जो मूल्यों पर आधारित है जैसे स्वतंत्रता, एकता और सामाजिक न्याय। ये विकल्प की एक स्थायी रणनीति का सुझाव देता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही वैकल्पिक वैश्वीकरण के समर्थक आर्थिक के विभिन्न रूपों की वकालत करते हैं। संगठन जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों का प्रशासन जनता या श्रमिकों के प्रत्यक्ष स्वामित्व के माध्यम से संसाधन और एक समाज का निर्माण सभी व्यक्तियों के लिए संसाधनों तक समान पहुंच के साथ। इस दृष्टिकोण के अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हुए कि पूंजीवाद सत्ता और धन के एक छोटे से हिस्से तक अवैध पहुंच की अनुमति देता है। समाज जो इसे नियंत्रित करता है, जिसे वे शोषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं और एक असमान समाज कर सकते हैं, बनाया जाए। यह सभी को अपनी क्षमता को अधिकतम करने का अवसर प्रदान नहीं करता है, न ही तकनीकों और संसाधनों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाता है जो भी जुड़ा हुआ है आम लोगों के हितों के साथ। उनके अनुसार दोनों का मुख्य उद्देश्य विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक स्थायी लोकतांत्रिक विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण है और वास्तव में स्वतंत्र समाज, स्थानीय और में आत्मनिर्भर होने में सक्षम क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और अपने पर्यावरण के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना और एक दूसरे। क्या आप अपने देश और समाज को सशक्त बना सकते हैं? ये आवश्यक है कि उन्हें स्थानीय अर्थव्यवस्था को फिर से नियंत्रित करना चाहिए और स्थानीय जरूरतों के अनुसार उसमें विविधता लानी चाहिए। ये वर्तमान स्थिति के विपरीत है जिसमें सभी अर्थव्यवस्थाएं प्रत्येक के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, अन्य
जिसमें स्थानीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति अधिक होती है। यह एक मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार नीतियों के विकल्प जो वर्तमान में आर्थिक पर हावी है, और राजनीतिक क्षेत्र वैकल्पिक दृष्टिकोण के समर्थक जो वर्तमान में अस्वीकार करते हैं निराशावादी दृष्टिकोण है कि वैश्वीकरण के लिए कोई विकल्प नहीं है। उनके अनुसार वे नीचे वैश्वीकरण के कुछ वैकल्पिक दृष्टिकोण देते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य होगा इसे अधिक से अधिक प्राथमिक उत्पादों विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उनके क्षेत्रीय संसाधन जो वे प्रदान नहीं कर सकते उन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए। पड़ोसी अर्थव्यवस्थाएं लंबी दूरी की ट्रेडिंग केवल अंतिम उपाय के रूप में की जानी चाहिए। इसके लिए टैरिफ बैरियर और कोटा जैसे नियंत्रणों को धीरे धीरे लागू किया जाना चाहिए। पूंजी और निवेश स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर पूंजी तक पहुंच होनी चाहिए। सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार करने वाले निवेश के रूप में हो उद्योगों और समुदायों की और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अनुसार इस दृष्टिकोण के समर्थकों के लिए ये मुक्त बाजार द्वारा हासिल नहीं किया गया है क्योंकि ये व्यापक और लंबी दूरी के संस्थागत और पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। इसे लाने के लिए विपरीत दिशा में स्थानीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और व्यापक पूंजी प्रवाह को लोकतांत्रिक नियंत्रण में लाना। वित्तीय के साथ संगठन पारस्परिक सिद्धांतों पर आधारित संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें फिर से शामिल है समाज के निर्माण में पारस्परिकता। स्थानीय और को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों और इसके लिए बड़ी संस्था को विभाजित किया जाना चाहिए। यहाँ बैंक की नीतियों को यहाँ बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामुदायिक बैंक और स्थानीय लोगों को संसाधन संपन्न बनाने में क्रेडिट यूनियन भी प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। उनके अनुसार पूंजी आंदोलनों पर राष्ट्रीय नियंत्रण होना चाहिए फिर से शुरू किया गया और वित्तीय प्रवाह को भी अधिक व्यापक रूप से विनियमित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य उत्पादक निवेश विशेष रूप से समुदाय को बढ़ावा देना होना चाहिए। पुनर्निवेश ये आवेदन मुख्य रूप से शेयरधारकों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर कॉर्पोरेट निवेश के राष्ट्रीय विनियमन द्वारा समर्थित ऐसे तरीके से जिसमें प्रभावित समुदायों की इच्छाएं शामिल हों। सट्टेबाजों को नियंत्रित करना विकल्प के समर्थकों के अनुसार परिप्रेक्ष्य निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए न कि अटकलों का जुआ। मार्जिन पर वित्तीय व्यापार को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और सख्ती से विनियमित किया जाना चाहिए। उस प्रणाली को क्रेडिट प्रदान नहीं किया जाना चाहिए जो अपेक्षाओं पर आधारित हो और शर्तें अल्पकालिक सट्टा लेन देन को हतोत्साहित करने के लिए करों का उपयोग किया जाना चाहिए विशेष रूप से मुद्रा अटकलें। अंतर्राष्ट्रीय निगम एक मुक्त बाजार को प्रोत्साहित करने का विपरीत प्रभाव है कि ये निगम उस बाजार पर हावी हैं जिसमें वे व्यापार करते हैं। ये प्रोसेस उस सीमा को भी पार कर गया है जिसमें ऐसे उद्यम स्थानीय समुदाय पर हावी हैं और क्षेत्र इनमें से कई उन राष्ट्रों से बड़े हैं जो नाम मात्र का नियंत्रण रखते हैं उन पर। उनके अनुसार ये दो तरफा होना चाहिए। बहुत कम समय के अंतराल में समान आकार के अंतर्राष्ट्रीय निगमों का उपयोग आम को प्राथमिकता देने के लिए किया जाना चाहिए कॉर्पोरेट हितों के बजाय हित। हालांकि केवल अंतिम उपाय परिवर्तित करना है। ऐसे संगठनों को व्यापार विनियमन के साथ छोटी प्रबंधन निकायों में विरोधी विश्वास कानून और राजकोषीय नीति विश्वास कानून और राजकोषीय तोड़ना नीति को बढ़ावा देना चाहिए। इसका उद्देश्य उत्पादक को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं में निवेश बाजार तक पहुंच मुख्य रूप से आधारित होनी चाहिए। यहाँ बेचने के लिए यहाँ साइड के सिद्धांत पर कुछ क्षेत्रों के लिए ये संबंधित होना चाहिए किसी देश के भीतर क्षेत्र या समुदायों, दूसरों के लिए पूरे देश में और बहुत के लिए एक से अधिक देशों में बड़े उद्योग। सीमित बाजार पहुंच किसी विशेष कंपनी की बाजार भागीदारी सीमा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तय किया जाना चाहिए। एक बाजार में जहां एक विशेष कंपनी का दबदबा है, नए उद्योगों को अनुदान ऋण के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सब्सिडी ये उत्पादन में सुधार के व्यवस्थित उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। संसाधन और पसंद का प्रावधान संचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चाहिए। स्थानीय उद्योगों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लाभ किया जा रहा है बहुत बड़े संगठनों द्वारा काटे गए का उचित रूप से जवाब दिया जाना चाहिए। इन कंपनियों को जनता के माध्यम से शेयरधारकों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। विनियमन आंतरिक लोकतंत्र और अधिक पारदर्शिता उचित होना चाहिए। द्वारा देश से बाहर कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत लाभ के प्रेषण पर नियंत्रण निगम और लेखा नियम
टैक्स की जांच के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। निगमों, अपतटीय बैंकिंग केंद्रों की चोरी को आधार पर समाप्त किया जाना चाहिए। यहाँ बैंक की नीतियाँ यहाँ बेचने के लिए बहुराष्ट्रीय समझौते, वैकल्पिक वैश्वीकरण के अनुसार ये दृष्टिकोण है सतत और समान विकास के लिए एक बाधा जो में उभरा है। विश्व व्यापार जैसी मौजूदा और प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का रूप संगठन और निवेश पर प्रस्तावित बहुपक्षीय समझौता। वे विश्वास करते हैं कि बाकी दुनिया की कीमत पर ये सभी कार्रवाइयां के हितों पर विचार करें। बड़े बहुराष्ट्रीय निगम और पूंजीपति क्षेत्रों सहित और जिन समुदायों में वे स्थित हैं, ऐसे सिस्टम को हटा देना चाहिए। सहयोग आधारित आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करके वित्तीय सहायता नीतियां और पूंजी प्रवाह, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अवशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए, व्यापार और मुक्त व्यापार पर नहीं। टिकाऊ के लिए ये क्रियाएं आवश्यक हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास, इन कार्यों का लक्ष्य स्थानीय और क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता के साथ साथ सतत और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है और क्योंकि वैश्वीकरण के कारण मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। हालांकि कुछ सकारात्मक परिणाम मानव जीवन को दिखाई देते हैं, इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। शासन, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। वैश्वीकरण ने मानव जीवन को आसान और सुविधाजनक बना दिया है, जबकि दूसरी ओर ये गरीब देशों और विशेष रूप से कमजोर वर्गों पर भयानक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न राष्ट्र उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की गुणवत्ता और पूर्ति में गिरावट आ रही है, जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास। हम प्रक्रिया के तहत राज्यों की आंतरिक नीतियों में नियंत्रण की कमी देख सकते हैं। पिछले 3 दशकों में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप में बदलाव आया है। राज्य की प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी सीमाओं की प्रभावशीलता। न सिर्फ यह, ऐसे प्रश्न हैं जो कि सार्वभौमिकरण की अवधारणा के बारे में भी उठाए जा सकते हैं। वैश्वीकरण, इस विवाद ने वैश्वीकरण के समर्थकों और आलोचकों के बीच विचार, राजनीति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को विभाजित कर दिया है। कुछ आलोचकों ने बहुराष्ट्रीय पर आरोप लगाया श्रम सुरक्षा शर्तों और मानकों का उल्लंघन करने वाले निगम, श्रमिक भर्ती और मुआवजा मानकों, पर्यावरण संरक्षण सिद्धांतों, राष्ट्रीय विधायी अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए अधिकार, स्वतंत्रता और संप्रभुता, एक स्थायी उपरोक्त शोषक प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए मंच, विश्व सामाजिक मंच उभरा। वैश्वीकरण का धीरे धीरे वर्ल्ड सोशल फोरम एक ऐसा मिलन स्थल बन गया है जहां नवउदारवादी वैश्वीकरण के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें इकट्ठा होने लगती हैं। वे आपस में साझा करते हैं, अनुभव करते हैं और एक दूसरे के अनुभवों से सबक लेते हैं और इस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।